हेलो ट्राइबल्स। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है। बेसिकली एड्रेनर्जिक सिस्टम आज हम चालू करने जा रहे हैं और इसे क्विकली कुछ 2-3 वीडियो के अंदर ख़त्म करने का ट्राई करेंगे। ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इसे। तो लेट्स सी व्हाट आर एड्रेनर्जिक सिस्टम। तो एड्रेनर्जिक सिस्टम में हम क्या देखते हैं कि रादर देन कोलिनर्जिक सिस्टम जहाँ एसिटाइल कोलिन यूज़ होता था, अब यहाँ पे सारे कैटेकोलामीन्स यूज़ होंगे। कैटेकोलामीन्स में कौन कौन आते हैं हम जानते हैं। कैटेकोलामीन्स में देर आर प्रेजेंट एपिनेफ्रीन या एड्रेनलिन, नॉरएपिनेफ्रीन या नॉरएड्रेनलिन और डोपामीन, ये प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम ये देखने जाते हैं कैटेकोलामीन सिंथेसाइज कैसे होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये हमने बायोकेमिस्ट्री में भी इसे पढ़ा था, तो अब इसे और क्विकली में फिनिश करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास एक अमीनो एसिड आएगा, फिनाइलएलेनिन। फिनाइलएलेनिन इज कन्वर्टेड इनटू टायरोसिन। अब फिनाइलएलेनिन इज कन्वर्टेड इनटू टायरोसिन किसकी मदद से? फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज के प्रेजेंस में। अब यही टायरोसिन विल बी कन्वर्टेड इनटू डोपा। अब टायरोसिन इज कन्वर्टेड इनटू डोपा विद द हेल्प ऑफ टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। अब सीधी सी दोनों जगह हाइड्रोक्सिलेज आ रहे, ऐसे करके याद रखना, बस पहले उसके आगे उसके प्रीकर्सर का नाम जोड़ना है हाइड्रोक्सिलेज की मदद से। नाउ डोपा इज कन्वर्टेड इनटू डोपामीन इन द प्रेजेंस ऑफ डोपा डीकार्बोक्सिलेज। डोपा डीकार्बोक्सिलेज की प्रेजेंट में डोपामीन बन गया। अब यही डोपामीन इज सेंट इनटू या कंटेन्ड इनटू अ वेसिकल। ये एक वेसिकल के अंदर कंटेन किया जाएगा, स्टोर करके रखा जाएगा। इसी और ये जो स्टोरेज है ये फैसिलिटेट कौन करता है? वीमैट। वीमैट एक चैनल है जो डोपामीन को एक वेसिकल के अंदर स्टोर करने में, जो वेसिकल के अंदर स्टोर करवाता है। तो ये हुआ। अब वेसिकल के अंदर डोपामीन इज कन्वर्टेड इनटू नॉरएपिनेफ्रिन या नॉरएड्रेनलिन। ये कैसे होता है? ये डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज की प्रेजेंस में होता है। तो ये हुआ। और ये नॉरएपिनेफ्रिन के फॉर्म में स्टोर रहेगा इसी वेसिकल के अंदर। अब एड्रीनल मेडुला में क्या होगा कि यही नॉरएपिनेफ्रिन इज कन्वर्टेड इनटू एपिनेफ्रिन इन द प्रेजेंस ऑफ एन मिथाइल ट्रांसफरेज। एन मिथाइल ट्रांसफरेज एड्रीनल मेडुला के अंदर एपिनेफ्रिन बनाएगा और एड्रीनल मेडुला में ये एपिनेफ्रिन के फॉर्म में ही स्टोर रहेगा और इसी फॉर्म में निकलेगा। तो हमें सिंपल सी बात पर यहाँ पता चल रही है कि एपिनेफ्रिन एड्रीनल मेडुला से ही निकलेगा। और सो दैट्स वाई इट डज नॉट एक्ट एज ए न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर जैसा एक्ट नहीं करता। तो इट बेसिकली एक्ट्स एज अ हार्मोन, एक ऑर्गन से निकल रहा है और डिस्टेंस फंक्शन कर रहा है। एंड डोपामीन एंड नॉरएपिनेफ्रिन मोर एक्ट्स लाइक अ न्यूरोट्रांसमीटर। तो अब क्या होगा? अब जब कैल्शियम पहुंचेगा, देयर विल बी इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम। अब कैल्शियम एंटर करेगा तो यही डोपामीन फ्यूज़ होगा। ये डोपामीन फ्यूज़ होगा प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से और वहाँ से रिलीज़ हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन या डोपामीन। नॉरएपिनेफ्रिन मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है, इससे सबसे ज़्यादा उसकी बात की जाती है। तो अब नॉरएपिनेफ्रिन फिर एट दी एंड बाहर निकलने के बाद किस पे एक्ट करेगा? आइदर इट विल एक्ट ऑन अल्फा रिसेप्टर्स और इट विल एक्ट ऑन बीटा रिसेप्टर्स। तो ये होता है। और अब हम क्या देखते हैं कि जब नॉरएपिनेफ्रिन या डोपामीन निकलता है तो उसका रीअपटेक होता है। कुछ का दो चीज़ होती है उसके साथ, या तो वो रीयूटिलाइज हो जाएगा या तो वो डिग्रेड कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ हमें देखना मिल रहा है। तो देखते हैं रीअपटेक कैसे हो रहा है। नॉरएपिनेफ्रिन इज रीअपटेक बाय द न्यूरॉन which release the neurotransmitter with the help of two channels या two uptake proteins। कौन कौन से? या two transporters। तो क्या क्या है? एक है NET इज बेसिकली नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर और DAT डोपामीन ट्रांसपोर्टर। तो ये दोनों क्या करेंगे? डोपामीन या नॉरएपिनेफ्रिन को रीअपटेक कर लेंगे और वापस से वेसिकल के अंदर स्टोर कर देंगे। और क्या होता है, अगर नॉरएपिनेफ्रिन, और ऐसा भी होता है कि अगर वो चीज़ न्यूरॉन में वापस नहीं जा रही तो वो किसी और ऑर्गन के थ्रू रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। उसे हम बोलते हैं अपटेक नंबर 2। अब यहाँ पे पहला जो रीअपटेक हुआ जो न्यूरॉन के अंदर वापस गया उसे हम बोलते हैं अपटेक 1 एंड दिस इज अपटेक 2। तो अपटेक 2 में क्या हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ एक्स्ट्रा न्यूरोनल ट्रांसपोर्टर्स ये टिश्यू के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। सो दिस इज अबाउट द रीअपटेक। अब आते हैं मेटाबॉलिज्म। अब इसके आते हैं डिग्रेडेशन पे। तो न्यूरोट्रांसमीटर का डिग्रेडेशन कैसे होगा? या तो इन द प्रेजेंस ऑफ MAO या COMT इट इज़ मेटाबोलाइज्ड, और रैदर या फिर ये डिफ्यूज्ड हो जाएगा साइटोप्लाज्म में या कहीं पे। तो ये इस तरीके से इसका फॉर्मेशन और यूटिलाइजेशन होगा, फाइनल स्ट्रक्चर। तो अब ये देखते हैं कि इन सब चीज़ों को इनहिबिट कैसे करें। इनहिबिट करने से क्या होगा और इनहिबिट कौन करता है? हमने एसिटाइल कोलिन में भी देखा था कि कौन चीज़ एसिटाइल कोलिन बना रही है और उन्हें इनहिबिट कौन कर रहा है। तो यहाँ पे भी हम ये चीज़ देखेंगे। तो अब पहले मैंने बताया था टायरोसिन इज कन्वर्टेड इनटू डोपा। तो टायरोसिन इज कन्वर्टेड इनटू डोपा, इट इज़ अ रेट लिमिटिंग स्टेप। दिस डिटरमाइंस द रेट ऑफ द रिएक्शन विच गोज फर्दर। तो ये हुआ। तो अब इस रेट लिमिटिंग स्टेप को इनहिबिट कौन कर रहा है? तो
अब टायरोसिन से क्या याद रहेगा, मी टायरोसिन, टायरोसिन मी टायरोसिन, तो उससे याद रहेगा मी टायरोसिन करके एक ड्रग है जो इनहिबिट करता है टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज को। अब मी टायरोसिन हो गया। अब हम नीचे आते हैं, डोपा इज कन्वर्टेड इनटू डोपामिन विद इन द प्रेजेंस ऑफ डोपा डी कार्बोक्सिलेज। तो डोपा डी कार्बोक्सिलेज को कौन इनहिबिट करेगा, उसी का नाम से डोपा डी कार्बोक्सिलेज नाम है, तो याद रखना है डोपा कार्बो से याद रखना है कार्बिडोपा, डोपा कार्बो कार्बिडोपा ऐसे करके याद करेंगे, कार्बिडोपा एंड बेंसाराजाइड। तो बेसिकली कार्बिडोपा याद रखना ज़्यादा आसान है, तो वो याद रखना। इट इज़ यूज्ड इन पार्किंसंस डिजीज़, वो भी बताएंगे कैसे। और क्या है, अब डोपामिन इज कंटेन्ड इन अ वेसाइकल इन द प्रेजेंस ऑफ वीमैट। अब वीमैट को कौन इनहिबिट कर रहा है, वीमैट को इनहिबिट करते हैं डोपामिन डिप्लीटर्स, डोपामिन डिप्लीटर्स बोलते हैं, क्योंकि अगर वेसाइकल के अंदर नहीं होगा तो उसे रिलीज करना आसान नहीं होगा, वो डिग्रेड कर दिया जाएगा, तो इसलिए बोलते हैं डोपामिन डिप्लीटर्स। तो डोपामिन डिप्लीटर्स कौन कौन से, रिजर्पिन, टेट्राबेनाजीन, ड्यूट्रोबेनाजीन, वेलबेनाजीन, ये सब याद रहता है। बेनाजीन बेनाजीन करके याद रखेंगे तो वो याद रहेगा। तो ये अब इसमें रिजर्पिन इज़ एन इरिवर्सिबल ड्रग एंड बाकी टेट्राबेनाजीन, ड्यूट्रोबेनाजीन, वेलबेनाजीन, ये ड्यूटेट्राबेनाजीन, ये सारे रिवर्सिबल हैं। तो ये हो गया। अब देखते हैं इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या है। अब मी टायरोसिन, कार्बिडोपा एंड रिजर्पाइन, टेट्राबेनाजीन, ड्यूट्रोबेनाजीन, इन सब का साइड इफेक्ट क्या पड़ता है कि ये हाइपोटेंशन कराता है, डिप्रेशन कराता है और डोपामिन रिड्यूस कराता है। तो दिस विल लीड टू पार्किंसोनिज्म। तो ये सब पार्किंसोनिज्म में यूज़ होते हैं क्या ये। और उसके बाद क्या देखेंगे, रिजर्पाइन के अपने कुछ यूजेस है। तो रिजर्पिन इज यूज ड्यूरिंग माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन, माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन है किसी को तो उसके लिए रिजर्पाइन दिया जाए, एंड इट इज अ सेकंड लाइन ड्रग, नॉट दैट मच प्रेफर्ड। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर टार्डिव डिस्काइनेसिया। टार्डिव डिस्काइनेसिया क्या, जैसे अगर किसी ने हिचकी मूवी देखी होगी बॉलीवुड की, तो उसमें हमने देखा होगा कि जो एक्ट्रेस है उसको ऑल टाइम कंटिन्यूस इनवॉलेंट्री मूवमेंट होते रहते हैं, जैसे क्लिकिंग ऑफ टंग हो गया, या फिर मूवमेंट ऑफ लिप्स हो गया, विंकिंग, स्पॉन्टेनियस विंकिंग, ये सब टाइप के इनवॉलेंट्री मूवमेंट होना है, इसको बोलते हैं टार्डिव डिस्काइनेसिया। तो ये होता है। इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है ड्यूटेट्राबेनाजिन एंड वेलबेनाजिन, ये टार्डिव डिस्काइनेसिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं। अब हमारे डोपा डिप्लीटर्स कहाँ यूज़ होते हैं, डोपा डिप्लीटर्स यूज़ होते हैं जब फॉर हमारे ब्रेन में क्या होता है, अगर डोपामिन का रिलीज ज़्यादा हो जाता है। अब डोपामिन कम होता था तो क्या होता था, पार्किंसोनिज्म। अब डोपामिन बढ़ रहा है तो अब हम उसके लिए क्या देंगे, उसका अब उस डोपामिन बढ़ रहा है तो उसका क्या अपोजिट इफेक्ट होगा, तो पार्किंसोनिज्म का अपोजिट होगा, तो उसको बोलते हैं हम हंटिंगटन्स डिजीज़। हंटिंगटन्स डिजीज़ के लिए ड्रग ऑफ चॉइस इज टेट्राबेनाजिन। तो ये हमने देख लिया कि क्यों हम देते हैं इसे। अब देखते हैं कि अब देखते हैं आगे और किस चीज़ को कौन इनहिबिट करता है। अब हम ये भी देखते हैं कि वेसाइकल का रिलीज को कौन इनहिबिट कर रहा है। वेसाइकल का रिलीज इज इनहिबिटेड बाय ग्वानिथिडीन। ये हाइपरटेंशन के दौरान यूज़ होता है। हाइपरटेंशन है किसी को तो ग्वानिथिडीन देते हैं, तो हाइपरटेंशन में हेल्प आती है। और इसका ग्वानिथिडीन का साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, ये सीवियर पोस्चरल हाइपोटेंशन करा देता है, सीवियर पोस्चरल हाइपोटेंशन करा देता है, इसको हम सिनकोप भी बोलते हैं। अब आते हैं बारी, अब रिलीज़ हो गया, रिलीज़ होने के बाद क्या होगा, रीअपटेक होगा। अब ये रीअपटेक के लिए कौन इनहिबिटर है, अब रीअपटेक के लिए इनहिबिटर्स हमारे पास हैं कोकेन, TCA, SNR1, एक और नाम आता है यहाँ पे एम्फिटामिन, ये सारे रीअपटेक को रोकते हैं। अब ये रीअपटेक को रोकते हैं मतलब क्या, तो नॉरएपिनेफ्रिन ज़्यादा टाइम तक हमारे रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता रहेगा, ज़्यादा टाइम तक स्टिमुलेट करेगा, मतलब एक हाइपरकाइनेसिक कंडीशन रहेगा। पेशेंट या पर्सन जो भी इससे अफेक्टेड है वो इससे ज़्यादा टाइम तक अफेक्टेड रहेंगे, ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। तो इसीलिए कोकेन एंड एम्फिटामिन आर बोथ एडिक्टिव या अब्यूसिव ड्रग। तो दोनों क्या है, एडिक्टिव या अब्यूसिव ड्रग्स, तो ये नहीं दिया जाता। अब तो दिस इज़ अबाउट क्या, अब यहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन, अब हमने देखा था डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन दोनों वेसाइकल्स के अंदर स्टोर्ड रहते हैं। तो वेसाइकल के अंदर स्टोर्ड कैसे रहते हैं, एक प्रोटीन होता है जिसे हम बोलते हैं क्रोमाग्रेनिन करके जो प्रोटीन होता है, उसके सरफेस पे नॉरएपिनेफ्रिन एक ATP के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है और उसके सरफेस पे एड्जॉर्प्शन कर लेता है, एड्जॉर्ब हो जाता है उसके सरफेस में ATP के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना के। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ स्टोर्ड। तो दिस इज़ अबाउट कि क्या कैसे फॉर्म हो रहा है
एंड कैसे ब्रेक हो रहा है या कैसे फॉर्म हो रहा है, कैसे उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है, और उनकी फॉर्मिंग को कौन इनिबिट कर रहा है. सो दिस इज अबाउट द सिंथेसिस ऑफ कैटेकोलामीन्स. तो अब देखते हैं व्हाट इज द डिग्रेडेशन ऑफ कैटेकोलामीन्स. ये दिस इज अ टेबल फ्रॉम KDT. अब इसमें नॉर्मली क्या होता है, एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन, इन दोनों पे एक्ट दो टाइप के हमारे, इसमें एक्ट करने वाले हमारे दो टाइप के डिग्रेडेशन मॉलिक्यूल्स होते हैं. तो डिग्रेडेशन मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं, दो टाइप्स के. सबसे पहला तो हमने देखा माओ एंड दूसरा है COMT. ये हमने देख लिया COMT, माओ और COMT. नाउ व्हाट इज माओ? माओ इज बेसिकली मोनोअमीन ऑक्सीडेज, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज. So this is MAO. And what is COMT? COMT is catechol O methyl transferase. So this is COMT. अब ये दोनों यूज़ हो सकते हैं, दोनों ही इक्वली कॉम्पिटेंट है कि इसको फाइनल स्टेज में डिग्रेड करके उसे यूरिन एक्सक्रीशन कराने के. तो इनके अपने अपने तरीके, इनके अपने अपने पोजीशन से ये कहाँ डिग्रेड करते हैं. तो बेसिकली जब हमारे कैटेकोलामीन्स बच जाते हैं, यूटिलाइज जो डिग्रेड होने बचे हैं, जो रीअपटेक नहीं हुए और जो यूटिलाइज नहीं हुए, उनको वो आर दोस लेफ्ट आउट्स आर डिग्रेडेड बाय माओ. और जो चीज़ हमारे सर्कुलेशन में डिफ्यूज़ हो गई, सर्कुलेशन में चले गई कैटेकोलामीन्स, उन्हें COMT डिग्रेड करता है. तो कैसे डिग्रेड कर सकते हैं ना. अब अगर हमने पाथवे लिया कि माओ यूज़ हो रहा है नॉर एड्रीनलिन एंड एड्रीनलिन पे, तो क्या होगा, इट विल कन्वर्ट इनटू डोपगाल, DOPGAL. इसका फुल फॉर्म याद रखने की नीड नहीं है. तो ये एक फॉर्म होता है. इस फॉर्म के बाद एक इंटरमीडिएट, बहुत सारे इंटरमीडिएटरी स्टेप्स आते हैं जहाँ पे एल्डिहाइड रिडक्टेज और एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस ये सब यूज़ होते हैं. इट विल फाइनली फॉर्म डोमा. एंड मोपैक. डोमा क्या है? डोमा इज 3,4 डाइहाइड्रोक्सी मेंडेलिक एसिड. ये मेंडेलिक एसिड फॉर्म करेगा विच कैन आइदर बी कन्वर्टेड इनटू VMA, वेनिलिल मेंडेलिक एसिड, एंड या तो डोमा इस कुड बी फाइनली एक्सक्रीटेड आउट इन द यूरिन. या तो ये डायरेक्टली भी एक्सक्रीटेड हुआ जा सकता है या फिर VMA में कन्वर्ट भी किया जाता है. VMA या फिर 3-methoxy 4-हाइड्रोक्सी मेंडेलिक एसिड. तो इसमें ये हो सकता है. ये तो हमने लिया क्या, माओ के थ्रू वाला पैसेज वे. तो अब हम देखते हैं एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन अगर COMT के थ्रू जाएंगे तो क्या फॉर्म होगा. अगर इन दोनों पे COMT एक्ट करता है तो दे आर कन्वर्टेड इनटू मेटानेफ्रीन एंड नॉर मेटानेफ्रीन. बेसिकली मेटानेफ्रीन में सेम नाम, एपिनेफ्रीन इज कन्वर्टेड इनटू मेटानेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन इज कन्वर्टेड इनटू नॉर मेटानेफ्रीन. तो उस तरीके से याद कर लिए. तो नॉर्म, अब इसको वापस से सेम चीज़ ऑल्टरनेटिवली अगर हमने माओ यूज़ किया तो यहाँ पे क्या VMA और या फिर 3-methoxy 4-हाइड्रोक्सी मेंडेलिक एसिड बन जाएगा, या तो फिर डायरेक्टली दिस विल बी एक्सक्रीटेड इनटू द यूरिन. अब एक्सक्रीट करने के लिए क्या करते हैं, नॉर्मली कोई भी टाइप के एक्सक्रीटरी मटेरियल हमारे एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन, VMA, डोमा, मेटानेफ्रीन, नॉर मेटानेफ्रीन, ये सब के साथ ग्लूकोरोनाइड या सल्फेट को जोड़ा जाता है. इन दोनों के जोड़ने के बाद इट इज़ केपेबल ऑफ बीइंग एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी. तो इनके करने के बाद इट इज़ फाइनली एक्सक्रीटेड आउट इन द यूरिन. तो ये हो गया हमारे फॉर्मेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ द कैटेकोलामीन्स. तो अब आते हैं रिसेप्टर्स पे. तो हमें पता है हमारे जितने भी रिसेप्टर्स अब इसमें है वो सारे GPCR हैं. GPCR मतलब G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स. तो अब रिसेप्टर्स हमारे पास कौन से टाइप्स के? रिसेप्टर्स हमारे दो टाइप के, अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर. तो अल्फा रिसेप्टर्स के भी दो अपने सब टाइप्स है, अल्फा 1 एंड अल्फा 2. एंड बीटा के अपने 3 सब टाइप्स है, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3. तो ये हमने देख लिया. अब ये डिफरेंशिएशन आया कैसे? ये डिफरेंशिएशन आया क्योंकि इट इज़ बेस्ड ऑन द पोटेंसी ऑफ एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट. जो एड्रेनर्जिक ड्रग्स या एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, डोपामिन, आइसोप्रेनलिन, ये सब कहाँ पे जाके, ये सब किस तरीके से एक्ट करते हैं, किस टाइप का रिएक्शन ला रहे हैं, उनके बेसिस पे ये डिफरेंशिएट हुए. तो अब सबसे पहले देखते हैं कि एक बेसिक डिफरेंस अल्फा और बीटा रिसेप्टर के बीच क्या होता है. तो अल्फा और बीटा रिसेप्टर के बीच में ये डिफरेंस आता है कि सबसे पहले उन पे कौन सा एगोनिस्ट ज़्यादा पोटेंट है. तो देखते हैं अल्फा में एड्रेनलिन, फिर नॉर एड्रेनलिन और फिर आइसोप्रेनालिन. आइसोप्रेनालिन का सबसे कम स्टिमुलेशन है हमारे अल्फा रिसेप्टर से, और सबसे ज़्यादा किसका? एड्रेनलिन का. और बीटा पे क्या डिफरेंस? इसमें सबसे ज़्यादा आइसोप्रेनालिन का इफेक्ट है, फिर एड्रेनलिन का और फिर नॉर एड्रेनलिन का. तो ये होता है हमारे बीटा का. अब देखते हैं एंटेगोनिस्ट कौन सा. ए के लिए एंटेगोनिस्ट हमारा आता है फेंटोलामीन, और बीटा के लिए आएगा प्रोपेनोलोल.
तो इस ये सब के बारे में, एंटेगोनिस्ट एंड एगोनिस्ट के बारे में तो बाद में देखेंगे। अभी इन जनरल बेसिक्स इसके क्या क्या है वो देखते हैं। इसमें कपलिंग प्रोटीन क्या है, तो अल्फा आइदर कैन बी जी स्टिमुलेटरी और इट कैन बी जी इनहिबिटरी, ये दोनों टाइप के कपलिंग प्रोटीन्स हो सकते हैं, और बीटा आर ओनली जी स्टिमुलेटरी टाइप्स। तो ये हमने देख लिया। अब इफेक्टर पाथवे देखते हैं कि किसके थ्रू, किस इंटरमीडिएट या सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स वर्क करते हैं। तो अल्फा यू मोस्टली यूजेज इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट एंड डायसल ग्लिसरॉल, और बीटा मोस्टली यूजेज CAMP और इंट्रासेल्युलर कैल्शियम, ये ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये हमने देखे। तो अब हम देखने जा रहे हैं डोज रिस्पॉन्स कर्व क्या है। तो अल्फा में हमने क्या देखने मिला कि एडिनर्जिक और नॉन एड्रेनालिन का हाई डोज रिस्पॉन्स कर्व है, और वहीं पे आइसोप्रेनालिन का बहुत ही कम है। तो इससे सीधा समझ में आता है कि अल्फा को अगर स्टिमुलेट करना है तो एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन का यूटिलाइजेशन या एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए। और बीटा में वहीं हम क्या देख रहे हैं कि आइसोप्रेनालिन और एड्रेनालिन का बहुत हाई है, पर इन कंपेयरिंग टू अल्फा नॉर एड्रेनालिन का बहुत कम नहीं। नॉर एड्रेनालिन का भी अपना एक इफेक्ट इनफ है, बट नॉट मच इनफ। तो ये हमने देख रहे हैं। तो अब क्या देखते हैं अल्फा रिसेप्टर्स क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अल्फा 1 रिसेप्टर्स। अल्फा 1 रिसेप्टर्स आर जी स्टिमुलेटरी टाइप, और ये प्रेजेंट होते हैं पोस्ट सिनैप्टिकली। अब वहीं पे अल्फा 2 क्या है, अल्फा 2 हमारे जी इनहिबिटरी हैं। अब ये जी इनहिबिटरी कहाँ कहाँ हो सकते हैं, जी अल्फा 2 के अपने 3 टाइप है, A, B एंड C। अब A इज़ प्री सिनैप्टिक, B इज पोस्ट सिनैप्टिक एंड C इज एक्स्ट्रा सिनैप्टिक। एक्स्ट्रा सिनैप्टिक मतलब क्या, उसके उस साइनेप्स के आसपास में ऑर्गन्स में कुछ अल्फा 2C रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं जो इस निकले हुए कैटेकोलामिन्स के प्रति कुछ रिस्पॉन्स दे सकते हैं। तो ये होता है। तो सबसे पहले देखते हैं अल्फा 1 और अल्फा 2 के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। तो अल्फा 1 इज पोस्ट जंक्शनल रहेगा ऑन इफेक्टर ऑर्गन या फिर इफेक्टर ऑर्गन्स में प्रेजेंट रहेगा। कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, बेसिकली ये ब्लड वेसल में पाया जाएगा, प्रोस्थेटिक यूरिथ्रा में पाया जाएगा, रेडियल मसल्स में पाया जाएगा, और GIT स्मूथ मसल्स में पाया जाएगा। तो ये हमने देख लिया। अब अल्फा 2 क्या है, अल्फा 2 इज प्री जंक्शनल ऑन नर्व एंडिंग। अल्फा 2A प्री जंक्शनल, मैंने बताया था कि ये कुछ प्री जंक्शनली प्रेजेंट रहेंगे। अब प्री जंक्शनली प्रेजेंट है तो मोस्टली ये ऑटो रिसेप्टर्स की तरह काम करते हैं। अब ऑटो रिसेप्टर्स क्या, उसको मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। अब इट इज़ ऑल्सो पोस्ट जंक्शनल। पोस्ट जंक्शनल कहाँ प्रेजेंट है, ये ब्रेन में, पैंक्रियाटिक बीटा सेल में, और एक्स्ट्रा जंक्शनल भी प्रेजेंट है। ये एक्स्ट्रा जंक्शनल कहाँ प्रेजेंट है, इन सर्टेन ब्लड वेसल्स एंड प्लेटलेट्स, ये वहाँ पे एक्स्ट्रा जंक्शनली प्रेजेंट होते हैं। अब क्या क्या फंक्शंस ये देते हैं। अब गट गैस्ट्रोयूट्राइन स्मूथ मसल्स में क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा। अल्फा 1 क्या क्या करा रहे हैं, सिंपल देखें, अभी तक कॉन्ट्रैक्शन करा रहे हैं सारे स्मूथ मसल्स का, सारे मतलब गैस्ट्रो और हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट के, इसके करा रहे हैं। वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन भी करा रहे हैं, ग्लैंड का सिक्रीशन भी बढ़ा रहे हैं। मतलब सादी सी बात है, अब इसको भी कॉन्ट्रैक्शन की तरीके से आते हैं, ग्लैंड को पचका है तो सिक्रीशन बढ़ा। गट का बस ये रिलैक्सेशन करेगा, गट का रिलैक्सेशन कराएगा, और ये हमारे सारे जितने भी चैनल्स हैं ये उनका भी रिलैक्सेशन कराता है। और लिवर एंड स्केलेटल मसल्स में क्या कराएगा, ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस बढ़ाएगा। ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन टूटेगा और ग्लूकोनियोजेनेसिस कराएगा, और ग्लूकोज बढ़ाएगा, तो बेसिकली हाइपरग्लाइसीमिया कराएगा। तो ये हमने देख लिया। अब देखते हैं अल्फा 2 क्या करा रहा है। अल्फा 2 में क्या हो रहा है, इनिबिशन एंड ट्रांसमीटर रिलीज, इनिबिशन ऑफ ट्रांसमीटर रिलीज, न्यूरो ट्रांसमीटर को रोकेगा। वेजो कंस्ट्रिक्शन कराएगा ये भी। नाउ अब डिक्रीज्ड सेंट्रल सिंपैथेटिक फ्लो। सेंट्रल सिंपैथेटिक फ्लो मतलब हमारे CNS में ये सिंपैथेटिक फ्लो जो रहेगा उसे कम करेगा, जो भी न्यूरोट्रांसमीटर हमारे CNS में रिलीज होगा उसे कम कराएगा। इट ऑल्सो डिक्रीजेज द इंसुलिन रिलीज, जैसे हमने बताया था पोस्ट जंक्शनली पैंक्रियाटिक बीटा सेल में प्रेजेंट है तो वहाँ पे ये उसे रोकेगा, इंसुलिन रिलीज को कम कराएगा, और ये प्लेटलेट एग्रीगेशन भी करवाता है। तो ये हमने देख लिया फंक्शंस क्या क्या है। तो अब एगोनिस्ट एंड एंटेगोनिस्ट तो बाद में हम देखेंगे ही, और इसके कपलिंग प्रोटीन में मैंने बताया था जी स्टिमुलेटरी जी इनहिबिटरी हैं। और क्या इफेक्टर पाथवे सेम, अल्फा 1 यूजेस हाईली यूजेस IP3 बढ़ाता है। अल्फा 1 के स्टिमुलेशन से क्या होगा, IP3 एंड DAG बढ़ेंगे, इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट और डायसल ग्लिसरॉल बढ़ेंगे, और फॉस्फोलाइपेज A2 भी बढ़ेगा जो प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज को बढ़ाता है। तो ये होगा। अब यहीं पे अल्फा 2 क्या करेगा, अल्फा 2 CAMP को कम करता है, कैल्शियम चैनल को बढ़ाता है, पोटेशियम चैनल को बढ़ाता है, सॉरी कैल्शियम चैनल को कम या बढ़ा सकता है डिपेंडिंग ऑन द एक्शन, और ये इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट और डायसल ग्लिसरॉल को भी बढ़ाता है। तो ये हमने देख लिया अल्फा 1 और अल्फा 2 के बीच के डिफरेंसेस। अब देखते हैं बीटा रिसेप्टर्स क्या करते हैं। अब बीटा रिसेप्टर्स का हमें पता है ऑल आर जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन, मतलब ऑल आर जी स्टिमुलेटरी, ये सारे स्टिमुलेट करेंगे हमारे बॉडी में। तो अब देखते क्या आ रहे हैं,
अब डिफरेंसेस बिटवीन बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3 देखते हैं। तो अब लोकेशन देखते हैं सबसे पहले, बीटा 1 कहाँ प्रेजेंट होगा। तो याद कर लेते हैं, बीटा 1 इज ऑलवेज प्रेजेंट इन हार्ट। बीटा 1 हार्ट में प्रेजेंट होगा और हमारे किडनीज में प्रेजेंट होगा। तो किडनी में जीजे सेल्स में बेसिकली प्रेजेंट रहेगा। तो हम सोच सकते हैं हार्ट में प्रेजेंट है तो मतलब कार्डियक आउटपुट, हमारे हार्ट रेट और हमारे कॉन्ट्रैक्शंस, इन सब में फंक्शन करेगा। और जीजे सेल में हुआ है मतलब ये कहीं ना कहीं बीपी रेगुलेशन में काम करेगा, क्योंकि रेनिन सिस्टम वहाँ प्रेजेंट है, रास सिस्टम हमारे पास वहाँ प्रेजेंट है, तो वो बीपी फ्लक्चुएशन में कहीं हेल्प करेगा। अब देखते हैं बीटा 2 में कहाँ प्रेजेंट है। बीटा 2 प्रेजेंट है हमारे कहाँ प्रेजेंट है, हमारे लंग्स में, ब्रोंकाई में प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है, यूटेरस में, लिवर में, जीआईटी में, यूरिनरी ट्रैक्ट में और आई में। बेसिकली हार्ट के अलावा बाकी सारी जगह ये बीटा 2 लेके बैठा है। बीटा 2 सबसे ज़्यादा जगह प्रेजेंट है। और बीटा 3 कहाँ प्रेजेंट है। बीटा 3 प्रेजेंट है डेट्रूसल मसल ऑफ ब्लैडर में और एडिपोज टिश्यू में, ये हमारे यहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो अब बीटा 2 में हमें क्या समझना है, ब्रोंकाई में मतलब या तो वासोकॉन्स्ट्रिक्शन या तो वासोडाइलेशन कराएगा। ब्लड वेसल्स में है तो बेसिकली बीपी रेगुलेशन में हेल्प करेगा। यूट्रस में है तो यूट्राइन डायलेशन या तो कॉन्स्ट्रिक्शन, डिलीवरी, ये सब के टाइम में कहीं काम आ सकता है। लिवर में सिक्रीशंस या उसके फंक्शनिंग पे, जीआईटी के स्मूथ मसल्स या सिक्रीशंस में इफेक्ट ला सकता है। तो ये सब हम बेसिकली हम देखें तो ये सारे टाइप के कुछ एक डिफरेंशिएशन है कि हमें क्या देखने मिल सकता है, तो उसके हिसाब से एक रेडी माइंड रहता है। तो ये हुआ। तब एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट तो हम आगे देखेंगे ही, अगर नाम देखना है तो आप देख सकते हैं इसमें स्ट्रेट सीधा। तो रिलेटिव पोटेंसी ऑफ नॉरएड्रेनालिन एंड एड्रेनालिन, तो मतलब कौन बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 में कौन ज़्यादा हाईली इफेक्टिव है। तो देखते हैं बीटा 1 में कौन ज़्यादा इफेक्टिव है, एड्रेनालिन ज़्यादा इफेक्टिव है। एड्रेनालिन या तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा या तो इक्वली इफेक्टिव होगा टू नॉरएड्रेनालिन। बीटा 2 में वही डिफरेंस आता है, बीटा 2 में एड्रेनालिन इज हाईली इफेक्टिव और नॉरएड्रेनालिन का बहुत ही कम या निल इफेक्ट होता है ऑलमोस्ट। बीटा 3 में क्या होगा, नॉरएड्रेनालिन का ज़्यादा इफेक्ट होगा rather than एड्रेनालिन। तो बीटा 3 का कोई याद रखने के लिए क्या अलग है, यही एकमात्र है जिसमें नॉरएड्रेनालिन का बोलबाला है, मतलब नॉरएड्रेनालिन ही यहाँ पे आगे, बाकी सब में एड्रेनालिन ज़्यादा है। बीटा 2 तो स्ट्रेट याद रखना है, नॉरएपिनेफ्रिन या नॉरएड्रेनालिन वर्क ही नहीं करता, ये करके याद रख सकते हैं। तो अब देखते हैं फंक्शन क्या क्या होंगे। अगर बीटा 1 में स्टिमुलेशन हुआ है तो क्या हो रहा है, बीटा 1 में अगर स्टिमुलेशन हुआ तो हमारे CAMP बढ़ रहा है। CAMP बढ़ा तो क्या करेगा, वो कैल्शियम चैनल को फॉस्फोराइलेट करेगा। कैल्शियम चैनल को फॉस्फोराइलेट किया तो वो हमारे कैल्शियम इन्फ्लक्स बढ़ाएगा। कैल्शियम इन्फ्लक्स बढ़ा तो क्या होगा, अब कैल्शियम बढ़ गया तो क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, कंडक्शन बढ़ेगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, जितनी भी सारी हार्ट की प्रॉपर्टीज है वो सब बढ़ेगी। क्रोनोट्रॉपिक मतलब हार्ट रेट बढ़ना, जोमोट्रॉपिज्म मतलब कंडक्शन बढ़ना, आइनोट्रॉपिक मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन करना, ये सब सबको मालूम ही है। तो ये हो गया। अब आते हैं जस्टोग्लोमेरुलर सेल्स में क्या होता है। तो जीजे सेल्स में क्या हो रहा है, रेनिन का इंक्रीज बढ़ाएगा। रेनिन का इंक्रीज बढ़ रहा है तो क्या स्टिमुलेट करेगा, रास सिस्टम को स्टिमुलेट कर रहा है। अब रास सिस्टम स्टिमुलेट करता है तो क्या होता है, रास सिस्टम कब स्टिमुलेट होता है, जब हमारा हाइपोटेंसिव कंडीशन आता है, जब पता है कि शरीर का ब्लड प्रेशर गिर रहा है। तो शरीर का जब ब्लड प्रेशर गिर रहा है तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम ब्लड प्रेशर बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो हमने ये देखा, तो हम देते हैं बीटा 1 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करते हैं। तो अब देखते हैं बीटा 2 के स्टिमुलेशन से क्या हो रहा है। तो वो किस चीज़ को स्टिमुलेट कर सकते हैं, एक तो या तो स्मूथ मसल्स को स्टिमुलेट करेगा, तो कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल्स को स्टिमुलेट करेगा। तो वो कैसे करेगा, स्मूथ मसल्स को स्टिमुलेट करेगा तो CAMP इंक्रीज हो रहा है। CAMP विल स्टिमुलेट द मायोसिन लाइट चेन प्रोटीन। ये मायोसिन लाइट चेन प्रोटीन स्टिमुलेट हुआ तो ये किस चीज़ को इनहिबिट करेगा, मायोसिन लाइट चेन प्रोटीन, लाइट चेन काइनेज, इसको इनहिबिट करेगा। तो अब काइनेज मतलब फंक्शन कराने वाला, उसे उसका फंक्शनैलिटी बढ़ाने वाला। तो अब फंक्शनैलिटी कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, मसल्स का कॉन्ट्रैक्टिलिटी अगर हम बढ़ा रहे थे MLCP से तो अब हमने इनहिबिट कर दिया, तो क्या होगा, मसल्स की फंक्शनैलिटी मतलब कॉन्ट्रैक्टिलिटी को हमने कम कर दिया, तो रिलैक्सेशन हो गया। तो अब क्या हो रहा है, बेसिकली ब्लड वेसल्स वासोडाइलेट कर जाएंगे, ब्रोंको डायलेट हो जाएंगे और यूटेरस रिलैक्स हो जाएगा। जितने भी फंक्शनैलिटी कम करने वाला है, तो बेसिकली क्या है, ब्लड वेसल्स मोस्टली वासो कॉन्स्ट्रिक्ट होते थे, बट अब हम वासो डायलेट करा देंगे। ब्रोंकाई मोस्टली वासो कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहे थे अभी तक, तो अब हम उसे ब्रोंको डायलेट करा देंगे। और यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन की जगह हम यूट्रस का रिलैक्सेशन करवाते हैं। तो ये हमने देख लिया। अब देखते हैं कार्डियक मसल में क्या हो रहा है। कार्डियक मसल में हम क्या देख रहे हैं, CAMP बढ़ रहा है तो कैल्शियम चैनल्स को स्टिमुलेशन पहुंचेगा और कैल्शियम इन्फ्लक्स बढ़ेगा। कार्डियक मसल में कैल्शियम बढ़ रहा है तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा और ज़्यादा होगा तो हमें पैल्पिटेटिंग फीलिंग आएगी, पैल्पिटेशन होगा। तो ये हो गया। अब देखते हैं स्केलेटल मसल्स में क्या हो रहा है। स्केलेटल मसल्स को स्टिमुलेट करने पे उसका कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ रही है तो हमें ट्रेमर्स दिखेंगे।
तो ये हमें दिख गया बीटा 2 के स्टिमुलेशन से क्या हो रहा है। तो अब देखते हैं बीटा 3 के स्टिमुलेशन से क्या है। बीटा 3 डेट्रूसर मतलब हमें पता है 2 जगह प्रेजेंट है, एडिपोज टिश्यू और लिवर में भी प्रेजेंट होता है। एडिपोज टिश्यू में प्रेजेंट है मतलब क्या होगा, इसको स्टिमुलेट करने से क्या होगा, एडिपोसाइट्स को स्टिमुलेट करने से सीएमपी बढ़ेगा, सीएमपी बढ़ेगा तो हमारे HSL बढ़ेंगे। HSL क्या है, इट्स बेसिकली लाइपेज। लाइपेज बढ़ेगा तो क्या होगा, लाइपोलाइसिस बढ़ेगा। लाइपोलाइसिस बढ़ा तो इट इज़ यूज एज एंटी ओबेसिटी। तो इसके जितने भी ड्रग्स देते हैं हम इसके लिए वो एंटी ओबेसिटी के लिए यूज़ होते हैं। अब बीटा 3 में क्या मिल रहा है, डेट्रूसर मसल्स को स्टिमुलेट हो रहा है तो CAMP हमारा स्टिमुलेट हो रहा है। CMP बढ़ा तो क्या होगा, रिलैक्स हो जाएगा डेट्रूसर मसल रिलैक्स होगा तो यूरिनरी रिटेंशन होगा। यूरिनरी रिटेंशन मतलब द अर्ज टू गो टू वॉशरूम ये कम हो जाएगी। यूरिन एक्सपल्जन होने का फीलिंग नहीं आएगा, यूरिन अंदर ही रहेगा, एक्सपल्स होने की फीलिंग नहीं आएगी। तो ये कब यूज़ होती है, ये यूज़ होती है हमारी हाइपर एक्टिव ब्लैडर में। हाइपर एक्टिव ब्लैडर के टाइम ये यूज़ होता है। हाइपर एक्टिव ब्लैडर मतलब जिसको ऑल टाइम लगता रहता है आई नीड टू गो टू द वॉशरूम, ऑल टाइम कॉन्ट्रैक्शन, उसे वॉइडिंग की फीलिंग बहुत ज़्यादा आती है। वॉइडिंग मतलब रिमूवल ऑफ द यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, उसे ऑल टाइम वॉइडिंग की फीलिंग आती रहेगी। तो ये हमें देखने मिलता है। तो ये हो गए हमारे बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 के फंक्शनल्स की क्या हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं और क्या इफेक्ट आते हैं इनके स्टिमुलेशन से। और अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द फार्माकोलॉजिकल एक्शंस। तो हमें फार्माकोलॉजिकल एक्शंस क्या क्या देखने मिल रहा है। तो GIT में सबसे पहले क्या देखने मिल रहा है कि अल्फा और बीटा, अगर वहाँ पे प्रेजेंट अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स को हम स्टिमुलेट करेंगे तो क्या होगा, इट विल रिलैक्स द स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स का हमने देखा हर जगह रिलैक्सेशन ही हो रहा है, तो GIT में भी यही होगा, स्मूथ मसल्स का रिलैक्सेशन होगा। तो रिलैक्सेशन क्या होगा, बहुत ब्रीफ इफेक्ट है इसका। तो क्या इफेक्ट होगा, पेरिस्टाल्सिस कम हो जाएगा और स्फिंक्टर्स कंस्ट्रिक्टेड रहेंगे। मतलब क्या, बाउल मूवमेंट को कम कर रहे हैं बेसिकली, पेरिस्टाल्सिस भी कम हो रहा है और हमारे स्फिंक्टर्स भी नहीं खुल रहे हैं जो हमारे बाउल को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये कम हो रहा है। अब हार्ट में क्या हो रहा है, हार्ट में हमारा एड्रेनलिन क्या कर रहा है, एड्रेनलिन हमारा हार्ट रेट बढ़ा रहा है। हार्ट रेट कैसे बढ़ा रहा है, बाय स्टिमुलेटिंग द SA नोड। तो ये हमने देखा। तो अब एड्रेनलिन नीचे और क्या करेगा, AV नोड और पुरकिंजे सेल्स में भी ये कुछ इफेक्ट लाता है। क्या इफेक्ट लाता है, ये लेटेंट पेसमेकर्स को एक्टिवेट करता है। अब लेटेंट पेसमेकर्स क्या होगा, ये इडियोवेंट्रिकुलर रेट इंक्रीज करेगा इन हार्ट ब्लॉक पेशेंट्स। हार्ट ब्लॉक पेशेंट्स है जिसका हार्ट ब्लॉक पेशेंट में क्या होगा, इडियोवेंट्रिकुलर रेट बढ़े। इडियोवेंट्रिकुलर मतलब क्या, वेंट्रिकल्स अपने आप में अलग खुद से बीट करेंगे। तो ये हमें देखने मिलेगा। और क्या देखने मिलेगा कि इसके इंक्रीज यूज से क्या हो सकता है, इंक्रीज यूज से क्या होगा, अब इडियोवेंट्रिकुलर रिदम भी बढ़ रहा है, ऐसे नोट भी हार्ट रेट बढ़ा रहा है, तो एक एरिथमेटिक कंडीशन आने लगेगा क्योंकि वेंट्रिकल अपना अलग बीट कर रहा है, एट्रिया अपना अलग बीट कर रहा है, तो एरिथमेटिक कंडीशन आ सकती है और इट गिव्स मार्क्ड इंक्रीज इन BP। एड्रेनलिन से ये होता है। और यहीं पे नॉरएपिनेफ्रिन इस BP के स्टिमुलेशन को और बढ़ा देगा। क्यों और बढ़ा देगा, क्योंकि मार्क्ड इंक्रीज करा देगा क्योंकि नॉरएपिनेफ्रिन का ब्लड वेसल्स पे अपना एक इफेक्ट होता है। तो ये हो गया। तो ऐसे अब इसमें क्या होगा, लेटेंट पेस में अब यहाँ पे क्या होगा, अगर BP बढ़ा है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि SA नोड भी कम स्टिमुलेट होगा और अनमास लेटेंट पेसमेकर्स बढ़ेंगे, तो उसके कारण एक हाई BP कंडीशन आएगा। तो हाई डोसेस में क्या होता है, ये एनेस्थेटिस सेंसिटिव हार्ट के टाइम पे ये दिया जाता है। तो ये हो गया। अब एड्रेनलिन क्या करा रहा है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ाएगा। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा रहा है तो क्या होगा, टेंशन बढ़ेगा, रेट ऑफ रिलैक्सेशन भी बढ़ेगा। सिस्टोलिक प्रेशर इस टाइम पे ऐसा होगा कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर विल बी लेस देन द डायस्टोलिक प्रेशर, शॉर्टन हो जाएगा। तो ये हो गया। अब क्या होगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक पीरियड, हमारा सिस्टोल और डायस्टोल का जो पीरियड है वो सिस्टोल और डायस्टोल से कम हो जाएगा, शॉर्टन कर दिया जाएगा। तो और क्या होगा, कार्डियक आउटपुट एंड O2 कंजप्शन ऑफ हार्ट भी बढ़ जाएगा। तो ये हमें देखने मिला। तो बेसिकली यहाँ पे हमें देखने मिल रहा है कि नॉरएड्रेनलिन BP इंक्रीज़ करा रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल है, आइसोप्रिनालिन, एड्रेनलिन ये सब क्या करा रहे हैं, इसको स्टिमुलेट कर रहे हैं और इसका फंक्शनैलिटी बढ़ा रही है। क्या हमारा SA नोड है, SA नोड बढ़ रहा है। और क्या करा रहे हैं, कंडक्शन स्पीड बढ़ा रहा है। AV नोड से पुरकिंजे से लेके पूरे वेंट्रिकल्स में इसमें जो कंडक्शन हो रहा है उसको बढ़ा रहा है। और क्या कर रहा है, एड्रेनलिन हमारे लेटेंट पेसमेकर्स को एक्टिवेट कर रहा है। तो ये हो रहा है हमारे सब हार्ट में। अब आते हैं ब्लड वेसल्स में क्या हो रहा है। ब्लड वेसल्स में क्या हो रहा है, BP में क्या क्या रेगुलेशंस आ रहे हैं। BP में ये रेगुलेशंस आ रहे हैं कि ब्लड वेसल्स में क्या प्रेजेंट है, बीटा 2। अब बीटा 2 में नॉरएपिनेफ्रिन नॉरएड्रेनलिन का कोई रोल नहीं है, तो वासोडाइलेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कोई भी बीटा 2 एक्शन इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो वासोडाइलेशन नहीं होगा, वासोकंस्ट्रिक्ट हो रहा है। अब एड्रेनलिन आइसोप्रिनालिन क्या करेंगे, वासोकंस्ट्रिक्शन कराएंगे। वासोकंस्ट्रिक्शन कराएंगे तो क्या हो रहा है, बेसिकली हमारा सिस्टोलिक, अब यहाँ पे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन में, नॉरएपिनेफ्रिन में भी इंक्रीज़ होगा और आइसोप्रिनालिन में भी इंक्रीज़ होगा। क्यों, क्योंकि आइसोप्रिनालिन और एड्रेनलिन तो हमें पता है कि बीटा 2 को स्टिमुलेट करता ही है।
अब आइसोप्रेनालिन क्यों करें, आइसोप्रेनालिन का अपने आप में बीटा 1 का स्टिमुलेशन है, इसीलिए बढ़ता है। और क्या होगा, अब हमने एड्रेनालिन को अगर हमने क्या किया, स्लो इन्फ्यूजन देते हैं, स्लोली, और डायस्टोलिक भी। अब डायस्टोलिक एपिनेफ्रिन में कैसे कम भी हो रहा है और ज़्यादा भी हो रहा है, तो वो कैसे होता है, स्लो इन्फ्यूजन अगर हम दे रहे हैं, स्लोली अगर हम इन्फ्यूज़ कर रहे हैं, तो इस टाइम पे क्या होता है, हमारे ब्लड वेसल्स में बीटा इज प्री डोमिनेंट ओवर अल्फा। तो बीटा 2 स्टिमुलेट हो रहा है, मतलब ब्लड वेसल्स में जा रहा है, ब्लड वेसल्स में जा रहा है मतलब ब्रोंको वासो डायलेट हो रहा है, वासो डायलेशन। अब हमने देखा था बीटा 2 में सारे स्मूथ मसल्स, एक सिंपल याद करो, बीटा 2 में सारे स्मूथ मसल्स उल्टा काम करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन के अगेंस्ट काम करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्शन के अगेंस्ट बीटा, कॉन्ट्रैक्शन के अगेंस्ट हुआ तो ब्लड प्रेशर गिरेगा। अब यहीं पर रैपिड इन्फ्यूजन किया तो यहीं पे चीज़ उल्टी हो जाएगी, प्री डोमिनेंट अब अल्फा होगा और बीटा नहीं। तो अल्फा ज़्यादा सेंसिटिव है तो क्या होगा, वासोकंस्ट्रिक्शन होगा तो बीपी बढ़ेगा। एंड ऑफ रैपिड इन्फ्यूजन क्या होगा, सेकेंडरी BP4। अब हम क्या, अब देखें क्या कि हमने अभी तो बढ़ाया, बहुत सारा रैपिडली इन्फ्यूज़ किया, तो रैपिडली एड्रेनालिन पहुंचा तो वो यूटिलाइज होता जाएगा, यूटिलाइज हो जाएगा। अब ज़्यादा जब तक ज़्यादा है एड्रेनालिन तब तक अल्फा ऊपर है, जैसे ही एड्रेनालिन कम हुआ वहीं पे क्या होगा, हमारा बीटा फिर से वापस प्रीडोमिनेट हो जाएगा, ये वाली कंडीशन वापस आ जाएगी, इट विल लीड टू सेकेंडरी BP फॉल। तो ये हमें देखने मिल गया। तो ये हम चीज़ देख लिया। अब अल्फा का वासोकंस्ट्रिक्शन कहाँ ज़्यादा प्रीडोमिनेंट है, म्यूकस मेम्ब्रेन, क्यूटेनियस और रीनल एरियाज में ज़्यादा ये प्रीडोमिनेंट है। और बीटा 2 वासोडाइलेशन कहाँ पे ज़्यादा प्रीडोमिनेंट है, स्केलेटल मसल, लिवर, कोरोनरी आर्टरीज, ये सब जगह पे ज़्यादा प्रोमिनेंट है। अब रेस्पिरेशन में क्या दिख रहा है, एड्रेनालिन या आइसोप्रेनालिन बीटा 2 को स्टिमुलेट करेंगे, जो क्या करा रहे थे, ब्रोंकोडाइलेशन करा रहे थे। ये कहाँ ज़्यादा दिखता है, जब एस्थमेटिक कंडीशन रहती है, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड ब्रोंकस रहता है, वहाँ पे डायलेट कराता है, तो वहाँ पे यूज़ होता है। नेजल डीकंजेस्टेंट की तरह भी यूज़ होते हैं, अल्फा एक्शंस देता है, तो वो आते हैं। अब इसके क्लिनिकल डोजेस के टाइम पे ये रेस्पिरेटरी सेंटर जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है उसको तो स्टिमुलेट नहीं करेगा, बट रैपिड इन्फ्यूजन जब होता है तो ये हो सकता है कि ये जो हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर्स को रिफ्लेक्सली इनहिबिट कर देता है, विच मे लीड टू ट्रांजिएंट एपनिया। एकदम ब्रेथलेसनेस अचानक से लगती है, एकदम ट्रांजिएंट, कुछ देर के लिए होता है बस ऐसा। और टॉक्सिक डोजेस में बहुत ज़्यादा डोज में दे दिए तो क्या होगा, इट विल लीड टू पल्मोनरी इडिमा। इसमें क्या हो सकता है, देयर विल बी शिफ्टिंग ऑफ सिस्टेमिक ब्लड टू द पल्मोनरी सर्किट, ये हो सकता है, शिफ्टिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम सिस्टेमिक टू पल्मोनरी सर्किट। CNS में क्या हम दिख रहा है, ब्लड ब्रेन बैरियर इजीली क्रॉस नहीं कर सकता, तो क्या हो रहा है, साइड इफेक्ट, जितने भी साइड इफेक्ट्स है तो क्या आ सकते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर सकता क्लिनिकल डोजेस में, ज़्यादा दे रही है तो क्या होगा, देयर विल बी रेस्टलेसनेस, एप्रीहेंशंस एंड ट्रेमर्स होंगे वहाँ पे। तो ये हो गया। स्पेसिफिक अल्फा 2 एगनिस्ट अगर हम देते हैं ब्रेन स्टेम, वो ब्रेन स्टेम में जाके क्या स्टिमुलेट करता है, अल्फा 2 एगनिस्ट अगर हम देते हैं तो वो ब्रेन स्टेम को स्टिमुलेट करेगा, और ब्रेन स्टेम की स्टिमुलेशन से क्या होगा, देयर विल बी रिड्यूस सिंपैथेटिक आउटफ्लो, रिड्यूस सिंपैथेटिक आउटफ्लो होगा तो ब्रैडिकार्डिया होगा। सिंपैथेटिक आउटफ्लो क्या था, सिंपैथेटिक हमारा इमरजेंसी सिस्टम था बेसिकली। इमरजेंसी में क्या होगा, अगर आप भाग रहे हो, किसी डेंजर में हो, तो आपका हार्ट फास्टली बीट करेगा, टैकाकार्डिया में रहेगा। पर अगर हमने अल्फा 2 एगोनिस्ट दिया, अल्फा 2 एगोनिस्ट क्या करता है कि ब्रेन में सिंपैथेटिक एक्टिविटी को कम कराता है, तो ब्रेन की सिंपैथेटिक एक्टिविटी को कम कराएगा तो क्या होगा, सिंपैथेटिक आउटफ्लो कम होगा, तो हमारे वो इमरजेंसी कम रहेगी, तो जो टैकीकार्डिया था वो ब्रैडिकार्डिया में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ हमने देख लिया। अब क्या दिख रहा है, आई में क्या हो रहा है, कॉर्निया को इजीली पास कर नहीं सकता एड्रेनालिन, तो एंड इट इज़ समटाइम्स यूज है। अब ये अल्फा 1 को स्टिमुलेट करता है तो क्या होगा, मिड्रियासिस दिखेगा। ये मिड्रियासिस कैसे यूज होता है, टॉपिकल एप्लीकेशन की तरह यूज होता है, और ये इंट्राऑक्यूलर प्रेशर टेंशन भी गिराता है। इंट्राऑक्यूलर टेंशन गिराना मतलब ग्लॉकोमा के टाइम का यूज़ होगा, तो बेसिकली हमें क्या देखने मिल रहा है, ये स्पेशली वाइड एंगल ग्लॉकोमा के टाइम हमें ये दिखता है। अब यूरिनरी ब्लैडर में तो हमने देखा था कि बीटा 2 और बीटा 3 यूरिनरी ब्लैडर को रिलैक्स रखते हैं, वॉइडिंग से बचाते हैं, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था, अल्फा 1 और बीटा 2 और बीटा 3 ये तीनों मिलके, क्योंकि ट्राइगोन को अल्फा 1 कॉन्स्ट्रिक्ट करके रखता है और डेट्रूसर मसल्स को बीटा 2 और बीटा 3 रिलैक्स करके रखते हैं, जो वॉइडिंग को बचाते हैं। और सेमिनल वेसिकल के इजैकुलेशन में भी ये प्रोस्टैटिक मसल जो अल्फा 1 में है ये हेल्प करता है, तो सेमिनल वेसिकल एपिडिडाइमिस ये सबसे रिलीज करने में वो हेल्प करता है। यूट्रस में क्या हो रहा है कि हमारे एड्रेनालिन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएगा अगर अल्फा को स्टिमुलेट करता है, और अगर वहीं पे बीटा को अगर स्टिमुलेट करता है तो रिलैक्सेशन कराएगा, तो यूट्रस के टाइम पे हम बीटा को स्टिमुलेट कराते हैं। तो ये हो गए फार्माकोलॉजिकल एक्शंस। अब कुछ ऐसे एक्शंस आते हैं कि हमें हमारा जो पाथवे है, जो CAMP पाथवे है, वो हमें क्या क्या दिखाता है। CAMP पाथवे हर एक अलग अलग ऑर्गन्स में, अलग अलग टिश्यूज़ में क्या क्या चेंजेस लाता है। तो लिवर और मसल्स में अगर ये CAMP पाथवे, बेसिकली हम पहले बात करेंगे बीटा एक्शंस की, तो बीटा रिसेप्टर्स क्या क्या एक्शन लाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, लिवर और मसल्स में ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेट होगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कराएगा और ग्लाइकोजन सिंथेस को कम करेगा। तो ये हम देख लिए, ग्लाइकोजन सिंथेस को कम करेगा, तो उसके कारण क्या हो रहा है, हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है, हाइपरलैक्टिसिडीमिया और हाइपरकेलीमिया सबसे पहले दिखेगा, क्योंकि क्या हो रहा है, पहले लिवर से बॉडी में बाहर क्या पोटेशियम को छोड़ा जा रहा है, फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा
कि ये टाइम क्या होगा, प्रोलॉन्ग टाइम तक एक हाइपोकैलिमिक कंडीशन रहेगा, फिर क्या होगा, धीरे धीरे लीवर और मसल्स इस पोटेशियम को वापस लेने लगेंगे। तो ये होता है। एडिपोज टिश्यू में क्या हो रहा है, ट्राइग्लिसराइड लाइपेज बढ़ेगा, वो फ्री फैटी एसिड बढ़ाएगा, तो इसलिए हम बोलते हैं एंटी डायबिटिक में यूज़ होते हैं। ब्राउन एडिपोज टिश्यू में फंक्शन करेंगे, O2 कंजम्पशन और हीट प्रोडक्शन बढ़ता है, तो ठंड लगती है तब यही ब्राउन एडिपोज टिश्यू यूटिलाइज होता है। फ्री फैटी एसिड बढ़ा, ट्राइग्लिसराइड लाइपेज और टूटेगा तो एंटी ओबेसिटी में यूज़ होगा। हार्ट में हम देख लिए थे कि हार्ट में दो हमारे पास प्रोटीन होते हैं, ट्रोपोनिन और फॉस्फोलैम्बिन। अब ट्रोपोनिन को अगर फॉस्फोराइलेट किए, स्टिमुलेट किया, तो क्या होगा, उसका इंटरेक्शन मायोफिलामेंट से कैल्शियम का बढ़ा देता है। अब कैल्शियम मायोफिलामेंट से ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा तो क्या होगा, कैल्शियम स्टिमुलेट कराता है, मतलब कंट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ेगा। अब वहीं पे फॉस्फोलैमिन में उल्टा इफेक्ट होगा, वहाँ पे रैपिड रिलैक्सेशन होने लगेगा, क्योंकि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जितना पहले कैल्शियम स्टोर करके रखता था वो अब उसे ले लिया जाएगा, उसे सेपरेट कर लिया जाएगा, तो रैपिड रिलैक्सेशन मिलेगा। गट एंड ब्रोंकियल मसल्स में हमें क्या देखने मिलेगा कि रिलैक्सेशन विथ हाइपरपोलराइजेशन, गट और ब्रोंकियल मसल्स में रिलैक्सेशन और हाइपरपोलराइजेशन देखने मिलेगा। पैंक्रियाटिक आइलेट्स में क्या दिखेगा, बीटा 2 के स्टिमुलेशन से हमें क्या दिखेगा, इंसुलिन का बीटा सेल इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ाएगा, और अल्फा सेल के स्टिमुलेशन से ग्लूकागॉन का सिक्रीशन भी बढ़ेगा। पर यहीं पे ये होता है कि बीटा सेल का स्टिमुलेशन कम होता है रादर देन अल्फा सेल से, अल्फा सेल का ज़्यादा है, तो हमें क्या देखने मिलेगा, इंसुलिन बढ़ेगा मतलब हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन, ग्लूकागॉन बढ़ेगा मतलब हाइपरग्लाइसीमिक कंडीशन, तो हाइपरग्लाइसीमिया होगा बेसिकली। जी प्रोटीन इंडिपेंडेंट बीटा रिसेप्टर सिग्नलिंग एंड बीटा रिसेप्टर एगोनिस्ट, बहुत बड़ा नाम है, बहुत वो है, बट बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये क्या बताता हूँ। अब हमने देखा, अब हम इतने टाइम से बीटा एगोनिस्ट देते जाएंगे तो एक टाइम पे क्या होगा, सेंसिटिविटी कम होती जाती है किसी भी रिसेप्टर की। तो अब जब रिसेप्टर की सेंसिटिविटी कम होती जा रही है तो हमने क्या देखा, ये सेंसिटिविटी कम कैसे हो रही है, बीटा रिसेप्टर पे आके एक प्रोटीन वर्क करता है जिसे हम बोलते हैं बीटा अरेस्टिन या फिर बीटा अरेस्टिन, ये इसके साथ बाइंड कर जाता है, तो इसकी सेंसिटिविटी कम होती जाएगी, सेंसिटिविटी गिरी। पर हमने ये तो अब क्या होगा, नॉर्मल बीटा एगोनिस्ट देंगे तो बीटा जी प्रोटीन रिसेप्टर के थ्रू जीपीसीआर के थ्रू तो ये फंक्शन तो अब कर नहीं पाएगा क्योंकि बीटा अरेस्टिन ने उसे रोक दिया। पर हमने ये भी देखा है कि ये जो बीटा अरेस्टिन बीटा रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है, ये हमने देखा कि ये अपने आप में कुछ जी प्रोटीन इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्स भी देता है कि अगर इस कॉम्प्लेक्स का कोई एगोनिस्ट हम देते हैं तो वो क्या कर सकता है, वो जी प्रोटीन को बाईपास करके अपना एक अलग इफेक्ट दे सकता है। तो जी प्रोटीन तो अब कई टाइम से हम ऐसे टाइप के ड्रग अब डेवलप कर रहे हैं जो इसके थ्रू डायरेक्ट वर्क कर सके। फॉर एग्जांपल क्या, अब हमने अगर बीटा 1 स्टिमुलेंट्स दिए, बीटा 1 एगोनिस्ट दिए, तो बीटा 1 किस पे आके काम करे, बीटा 1 रिसेप्टर पे काम आएगा, वो जी प्रोटीन को स्टिमुलेट करेगा। अब हम इसको ज़्यादा देते हैं तो कार्डियोटॉक्सिक इफेक्ट आते हैं। कार्डियोटॉक्सिक इफेक्ट मतलब क्या, एरिथमेटिक कंडीशन और ये सब आता है, तो ये कार्डियो हार्मफुल है। बट अब हम जी प्रोटीन के थ्रू ही नहीं जा रहे, हम सीधा बाईपास करके जहाँ पे वर्क करना वहाँ वर्क कर रहे हैं। तो क्या होगा, अगर हम इसको बाईपास करके जाएं तो कार्डियोटॉक्सिक इफेक्ट जो ज़्यादा देने के कारण होता है वो कार्डियो प्रोटेक्टिव में बदल जाएगा, ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा। तो ये चीज़ अब हम देख रहे हैं। अल्फा एक्शंस में हमें क्या देखने मिलेगा, इट इज़ वेरिड एंड लेस डिफाइंड होता है। स्मूथ मसल्स में क्या होगा, वास्कुलर स्मूथ मसल्स को सब इंक्लूड करके क्या होगा, अल्फा 1 रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा तो सेकेंडरी मैसेंजर्स बढ़ेंगे, कैल्शियम बढ़ेगा तो कैल मॉड्यूलिन डिपेंडेंट मायोसिन लाइट चेन काइनेज एक्टिवेट होगा। ये एक्टिवेशन क्या कराएगा, मायोसिन को फॉस्फोराइलेट कराएगा, कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, बेसिकली जो स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन है स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है। अल्फा टू क्या कहता है, प्री सिनेप्टिकली प्रेजेंट है, तो ये जी इनहिबिटरी प्रोटीन को स्टिमुलेट करेगा जो न्यूरोनल कैल्शियम चैनल्स को इनहिबिट करेगा। और क्या करेगा, CAMP का प्रोडक्शन भी कम करेगा तो अवेलेबिलिटी ऑफ कैल्शियम भी कम कराएगा, विच विल लीड टू रिडक्शन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज। नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज कैसे होता था, हमने ऊपर देखा था, कैल्शियम देते थे तो वेसाइकल आके मेम्ब्रेन से जुड़ता था और वो रिलीज़ कर देता था हमारे न्यूरोनल कैल्शियम चैनल, वो रिलीज़ कर देता था न्यूरोट्रांसमीटर्स को। अब हम कैल्शियम ही नहीं दे रहे तो नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होना कम हो जाएगा, विच विल लीड टू इसको सिमुलेट करने से हाइपरपोलराइजेशन भी होगा ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ जी प्रोटीन गेटेड कैल्शियम चैनल। यह अल्फा 2 मतलब इनहिबिशन, तो कैल्शियम चैनल पोटेशियम चैनल को क्या होगा, पोटेशियम चैनल के स्टिमुलेशन से क्या होगा, पोटेशियम बाहर नहीं निकलेगा तो हाइपरपोलराइजेशन हो जाएगा। अब गट में क्या होगा, अल्फा 2 अगर अल्फा 2 मतलब क्या, इनहिबिशन मतलब कुछ चीज़ तो कम होनी है, तो हाइपरपोलराइजेशन होगा। कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स का भी एसिटाइल कोलिन रिलीज कम होगा, मसल टोन रिड्यूस हो जाएगा। और अल्फा 1 मतलब क्या, स्टिमुलेशन। अल्फा 1 में क्या हो रहा है, डायरेक्ट स्मूथ मसल को स्टिमुलेट करता है विच विल
ओपन द कैल्शियम डिपेंडेंट पोटेशियम चैनल, पोटेशियम इफ्लक्स बढ़ेगा, हाइपरपोलराइजेशन होगा, रिलैक्सेशन हो जाएगा। तो ये चीज़ हो गया। पैंक्रियाज में क्या है, बीटा सेल स्टिमुलेट होता है, तो अल्फा 2 रिसेप्टर्स CAMP फॉर्मेशन और इंसुलिन को रिड्यूस कर देता है। इंसुलिन कम निकलेगा, तो इंसुलिन कम होगा तो बेसिकली क्या, हाइपरग्लाइसीमिक कंडीशन आ जाएगी। तो दिस इज अबाउट द बेसिक्स ऑफ द एड्रेनर्जिक। आई नो वीडियो थोड़ी बड़ी है, बट दिस कवर्स ऑल ऑफ द KDT में जितनी चीज़ है। तो अगर कोई पढ़ना चाह रहा है तो सिंपल चीज़ है, आप KDT खोल के बैठे हो, इस वीडियो को भी अगर ओपन करके देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द चीज़ आपकी कवर हो जाएगी। अब इसके बाद हम देखेंगे सिंपैथोमिमेटिक्स, मतलब जितने भी चीज़ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को सिमुलेट करती है, और उसके आगे हम देखेंगे जो भी सिंपैथोलाइटिक्स, जो भी इस चीज़ को इनिबिट करेगी। सिंपल वे में खत्म करेंगे, बहुत सिंपली चीज़ों को फिनिश करते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ट्राइबल।